हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट और झारखंड के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। यानी कि आपको ये बताना है बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है तो इसमें कौन सा ऐसा कारक है जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है निद्रा, सेकंड ऑप्शन है व्यायाम, थर्ड ऑप्शन है आपका पोषण एंड लास्ट ऑप्शन है आपका स्वच्छता। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो जो बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है आपका पोषण। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चे को उचित पोषण नहीं मिलेगा तो उसका शारीरिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, और उचित पोषण नहीं मिलेगा तो शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, और ना ही उसका मानसिक विकास हो पाएगा, और ना ही उसका संवेगात्मक विकास हो पाएगा। मतलब कह सकते हैं हम कि अगर पोषण की कमी होगी बच्चे के अंदर तो उसमें कोई भी विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है आपसे प्रसार शिक्षा है, यानी कि ये बताना है आपको एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। एक औपचारिक शिक्षा है, या गृह विज्ञान शिक्षा है, या अनौपचारिक शिक्षा है, या एग्रीकल्चर शिक्षा है। तो जो आपकी प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन होती है वो आपकी होती है अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा में ये होता है कि अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें ना तो कोई योजना होती है, ना ही इसका कोई उद्देश्य निश्चित होते हैं, ना ही इसका कोई पाठ्यक्रम होता है, ना ही इसकी कोई शिक्षण विधियां होती है, बल्कि आकस्मिक रूप से दी जाती है और सदैव चलती रहती है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। इसे क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा, जिसे व्यक्ति अपनी जरूरत और आवश्यकता के अनुसार चुनता है। ठीक है। और यहीं आपका दिया है एक औपचारिक शिक्षा। जो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है इसमें आपका सिलेबस भी होता है, इसके उद्देश्य भी होते हैं, पाठ्यक्रम भी होता है, और ये निश्चित रूप से चलती है। जैसे कोई बच्चा है वो फर्स्ट में पढ़ रहा है तो फर्स्ट के बाद वो सेकंड में जाएगा। जब वो सेकंड का सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेगा फिर एक टाइम बाद वो किस में जाएगा, उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है कि एक साल बाद वो थर्ड क्लास में जाएगा। तो ये क्या होता है, एक उसका निश्चित पैटर्न फिक्स रहता है, वो कहलाती है आपकी अनौपचारिक औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो हम प्रसार शिक्षा के अंतर्गत देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे किस वनस्पतिक स्रोत में ग्लूटेन प्राप्त होता है। यानी कि आपको ये बताना है कौन सा ऐसा वनस्पतिक स्रोत है जिसमें क्या प्राप्त होता है, आपका ग्लूटेन प्राप्त होता है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सोया, सेकंड ऑप्शन है चावल, थर्ड ऑप्शन है मक्का एंड लास्ट ऑप्शन है आपका गेहूं। तो जो आपकी कौन से ग्लूटेन नामक प्रोटीन होती है ना, ये होती है आपकी गेहूं की प्रोटीन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूटीन एक प्रोटीन होती है, जो किसकी प्रोटीन होती है, गेहूं की प्रोटीन होती है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे दूध में इसकी कमी होती है, यानी कि आपको ये बताना है कि दूध में किसकी कमी होती है। विटामिन ए की कमी होती है, या विटामिन बी की कमी होती है, या विटामिन सी की कमी होती है, या प्रोटीन की कमी होती है। तो दूध में अगर कमी पूछी जाए तो दूध में कमी होती है आपकी विटामिन सी की, और आयरन की कमी देखी जाती है। किसकी? विटामिन सी की कमी देखी जाती है और आयरन की कमी देखी जाती है। और दूध को कहा जाता है संपूर्ण आहार। दूध को किस नाम से जाना जाता है? दूध को संपूर्ण आहार के नाम से जाना जाता है। और दूध में विटामिन ए होता है अच्छी मात्रा में, और दूध हमारा कैल्शियम से भरपूर होता है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये जो आपके क्वेश्चन है ना, ये आपके क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम के पीवाईक्यू हैं, तो एग्जाम में आपके डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है आपसे मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो मानव निर्मित तंतुओं की चमक को घटाने के लिए किसके, क्योंकि जो मानव निर्मित तंतु होते हैं उसमें चमक क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो उस चमक को घटाने के लिए किस रासायनिक का हम प्रयोग करते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए है।
कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, या टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, या ट्राइक्लोरोबेंजीन का प्रयोग करते हैं, या टाइटेनियम डाइक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो चमक घटाने के लिए हम प्रयोग करते हैं ट्राइक्लोरोबेंजीन का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि हम किसका प्रयोग करेंगे, ट्राइक्लोरोबेंजीन का प्रयोग हम करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है, यानी कि एक विवाह को ही अच्छा विवाह माना है। ये किस वैज्ञानिक ने माना है, किस विद्वान ने माना है, आपको ये बताना है आंसर में। ऑप्शन दिए हुए हैं, वेस्टरमार्क ने माना है, या बोगार्ट्स ने माना है, या मैकाइवर ने माना है, या आपका मर्टन ने माना है। तो जो आपका विवाह है ना, एक विवाह कैसा विवाह होता है, बेस्ट होता है, यानी कि एक ही विवाह अच्छा होता है, एक ही विवाह बेस्ट विवाह होता है। तो किसने माना है, वेस्टरमार्क ने माना है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं चीजों को। तो एक विवाह कैसा होता है, एक विवाह आपका बेस्ट विवाह होता है। तो ये किस विद्वान ने माना है, ये आपका माना है वेस्टरमार्क ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम। इसमें एक पुस्तक का नाम है, बुक का नाम दिया हुआ है, आपको बुक बतानी है कि बुक किसने लिखी है। तो पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, आपको बताना है। और बुक का नाम है आपका मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। क्या नाम है, मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, हैरिट गोल्डस्टीन एवं वीट गोल्डस्टाइन। सेकंड ऑप्शन है आपका लॉन्गवर्थी। थर्ड है आपका निकल एवं डार्सी। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ग्रॉस एवं कैंडल। तो जो आपके पुस्तक है ना, मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग, यानी कि मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग पुस्तक को लिखा है हमारे निकल एवं डॉर्सी ने। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग किसकी पुस्तक है, ये है निकल एवं डॉर्सी की पुस्तक है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से कि बाल विवाह निरोधक संशोधित अधिनियम 1978 काल की अवस्था है जब बच्चे आर्थिक के अंतर्गत निम्न विशेषता है। क्या निम्न विशेषता होती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लड़के की आयु 18 वर्ष तथा लड़की की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है लड़कों की आयु के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष होगी। थर्ड ऑप्शन है आपका बाल विवाह संबंधी मुकदमों की सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश करेंगे। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन आपका ये है, बाल विवाह निरोधक संशोधित अधिनियम 1978 के अंतर्गत क्या विशेषता आती है। आपका ये नहीं होगा, क्या होगा, डायरेक्ट ये पूछा है कि कौन सी विशेषता आपकी आती है, किसके अंतर्गत, बाल विवाह निरोधक संशोधित अधिनियम 1978 के अंतर्गत कौन सी विशेषता आएगी। तो इस बाल विवाह निरोधक अधिनियम के अंतर्गत ये हुआ था कि लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो थी 21 वर्ष कर दी गई थी और लड़कियों के लिए 18 वर्ष हो गई थी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, किससे कैसा आई है, संशोधित अधिनियम में आया था, ठीक है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा है आपसे मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, विटामिन ए का संश्लेषण होता है, या विटामिन बी का संश्लेषण होता है, या विटामिन सी का होता है, या विटामिन डी का होता है। तो मानव शरीर में जिस विटामिन का संश्लेषण होता है उस विटामिन का नाम है आपका विटामिन डी। तो ऑप्शन डी भी हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, एंड राइट आंसर भी हो जाएगा आपका विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है वो हमको दो फॉर्म में मिलता है, एक होता है विटामिन D2, एक होता है विटामिन D3। जो विटामिन आपका D2 होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अर्गोस्टेरॉल। किस नाम से जानते हैं हम इसको, अर्गोस्टेरॉल के नाम से जानते हैं। और जो विटामिन D3 होता है इसको हम कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन A, D, E, K। सेकेंड ऑप्शन है बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। थर्ड ऑप्शन है आपका बी हो गया ये। तो थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड ऑप्शन है आपका विटामिन बी नहीं होगा, इधर विटामिन सी कर देते हैं हम, ओनली विटामिन सी आ जाएगा इधर, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा।
क्लियर है आपको ये? तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है हमारा विटामिन ए, डी, ई के। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका वो मतलब बिहार स्टेट का 2024 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि बिहार के एग्जाम में या झारखंड के एग्जाम में इतने भारी भरकम क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। पेपर आपका इजी टू मॉडरेट आता है। पेपर में आपको इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और मॉडरेट क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है विटामिन ए की कमी से सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी हो जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, बिटॉट स्पॉट हो जाता है, या कॉर्नियल 06 हो जाता है, या कैरेटोमलेशिया हो जाता है, या जीरोफैथलेमिया हो जाता है। तो आपको राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो विटामिन ए किससे होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रोग होते हैं हमारे आंखों से संबंधित रोग। किससे? आंखों से संबंधित जितने भी रोग होंगे ना वो हमारे विटामिन ए की कमी से होता है। और सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिलेगा रतौंधी। रतौंधी का मतलब होता है कि अंधेरे में दिखाई ना देना। और जो इसकी सबसे खतरनाक अवस्था होती है वो होती है आपकी जीरोफैथलेमिया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियों निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो जो परिवार में जो आपकी शैक्षिक गतिविधियां होती हैं, धार्मिक गतिविधियां होती हैं, तो ये किसके हिस्से होते हैं, किसके पार्ट होते हैं, आपको ये बताना है। घरेलू माहौल के पार्ट होते हैं, या निकटवर्ती माहौल के पार्ट होते हैं, या व्यापक माहौल के पार्ट होते हैं, या बाह्य माहौल के पार्ट होते हैं। तो परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां किसके हिस्से होती हैं? ये होती हैं निकटवर्ती माहौल के। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की ओर देख बढ़ते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे लिनन वस्त्र के प्रक्रियाकरण के सही अनुक्रम को बतलाइए। यानी कि आपसे क्या पूछा है? लिनन के वस्त्र का प्रोसेस पूछा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग एंड हैकलिंग। सेकेंड ऑप्शन है आपका रेटिंग, रिपलिंग, स्केचिंग एंड हैकलिंग। थर्ड ऑप्शन है आपका स्केचिंग, रिपलिंग, रेटिंग एंड हैकलिंग। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका हैकलिंग, रिपलिंग, रेटिंग एंड स्केचिंग। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लिनन के प्रोसेस में हम जो करते हैं, तो लिनन के प्रोसेस में हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है, तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा रिपलिंग करना। क्या करना? रिपलिंग करते हैं पहले हम, उसके बाद हम रेटिंग करते हैं, उसके बाद स्केचिंग होता है, एंड लास्ट में होता है हमारा हैकलिंग। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। तो लिनन का प्रोसेस कैसे है? रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग एंड हैकलिंग। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग एंड हैकलिंग, यानी कि RRSH इस नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत युद्ध जीत कर लाई जाती हैं वह कौन सा विवाह कहलाता है? यानी कि युद्ध में जीती हुई स्त्रियां, उनसे बाद में विवाह किया जाता है। तो कौन सी कैसी स्त्रियां कहलाती हैं और कौन से विवाह के अंतर्गत ये आएगा? ऑप्शन दिया हुआ है। ये असुर विवाह कहलाएगा, या राक्षस विवाह कहलाएगा, या पिशाच विवाह कहलाएगा, या इनमें से कोई भी नहीं कहलाएगा। तो वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्ध के बाद जीत कर लाई जाती हैं, और विवाह कौन सा विवाह कहलाता है? ये विवाह कहलाता है आपका राक्षस विवाह। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विवाह कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा राक्षस विवाह। और जब कन्या कोई खरीद कर लेके जाती है, उसके कन्या के बदले धन देकर खरीद कर लाते हैं, तो ये विवाह आपका असुर विवाह के अंतर्गत आता है। और कन्या को किडनैप करके और मदहोशी की अवस्था में उसे शारीरिक संबंध बना लेना, ये कहलाता है आपका पिशाच विवाह के अंतर्गत ये आपका आता है। क्लियर है आपको ये तीनों विवाह? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन राय, सेकंड ऑप्शन है हरविलास सारदा, थर्ड ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि हरविलास सारदा। तो सन 1929 में हरविलास सारदा समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम को क्या किया?
पारित हुआ था। ठीक है, क्लियर है आपको ये। और ये जो आपका अधिनियम पारित हुआ था ये सन 1929 में तो पारित हुआ था, पर इसकी जो डेट थी वो थी आपकी 28 सितंबर। क्या डेट थी आपकी? 28 सितंबर आपकी डेट थी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। कहाँ पारित हुआ था आपका ये? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। इसमें क्या किया था, इसमें जो गर्ल्स थी तो गर्ल्स की विवाह की एज जो थी 14 वर्ष थी और बॉयज की विवाह की एज 18 वर्ष थी। बाद में इसमें चेंजेस किए गए, तो गर्ल्स की एज कर दी गई 18 वर्ष एंड बॉयज की एज कर दी गई 21 यानी कि 21 वर्ष कर दी गई। और इसका नाम मतलब इन्होंने इसको किसने दिया था? हरविलास सारदा के नाम पे। हरविलास सारदा ने क्या किया? यह अधिनियम पारित करवाया। इनके प्रयासों से हरविलास सारदा नियम पारित हुआ, तो ये इन्हीं के नाम पे भी जाना जाता है, यानी कि इसको सारदा अधिनियम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। पूछा हुआ है कार्य के समय को मापने का एक उपकरण है, तो कार्य के समय को मापने का एक उपकरण कौन सा है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समय अनुसूची, सेकंड ऑप्शन है कार्य का चक्र, थर्ड ऑप्शन है समय का क्रम एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कार्यों का क्रम। तो कार्य के समय को मापने का जो एक उपकरण है वो है आपका समय अनुसूची, यानी कि टाइम मैनेजमेंट टाइम लिस्ट। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे कार्य के समय को मापते हैं हम इसमें, तो समय अनुसूची बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम इसके लिए? समय की अनुसूची बनाते हैं, यानी कि हम इसमें ये फिक्स करते हैं कि हमें कौन सा टाइम कौन सा कार्य को हमको किस टाइम करना है, कितने टाइम बाद हमें उस कार्य को खत्म करना है, हमें ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम और कौन सी कार्यों को हमें प्राथमिकता देनी है। तो ये सब किस में आता है? ये सब अपने समय अनुसूची के अंतर्गत हम अपने लिखते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग भी एक अपना टाइम शेड्यूल बनाते हैं ना, कि इस टाइम हमको होम मैनेजमेंट पढ़ना है, इस टाइम हमको टेक्सटाइल पढ़नी है, इस टाइम हमको पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने हैं, इस टाइम हमको कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। तो आपका एक टाइम फिक्स रहता है कि इस टाइम में हमको ये काम करना है, और 2 घंटे से आप ज्यादा का टाइम नहीं देते हो एक कोई मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। या तो आप इसको 1.5 घंटा भी कर सकते हो, यानी एक टाइम आप फिक्स कर लेते हो कि इतने समय में हमें ये काम करना ही करना है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? ये आ जाता है आपका समय अनुसूची के अंतर्गत। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे निम्न में से न्याय दर्ज की कौन सी विधि सरल व व्यवहारिक है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्वदेशी निदर्शन, सेकंड ऑप्शन है मिश्रित निदर्शन, थर्ड ऑप्शन है व्यवस्थित दैव निदर्शन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका दैव निदर्शन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो न्याय दर्ज की कौन सी विधि जो सरल और व्यवहारिक है वो हो जाती है आपकी व्यवस्थित दैव निर्देशन विधि। ठीक है, ये कैसे होती है? सरल होती है और व्यवहारिक होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे प्रबंधन प्रक्रिया का वह सोपान जिसमें विशिष्ट सप्रयोजन निर्णय श्रृंखला अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुकरण करती है वह क्या कहलाता है? वह नियोजन कहलाता है, या आयोजन करना कहलाता है, या समन्वयन कहलाता है, या मूल्यांकन कहलाता है। तो प्रबंधन प्रक्रिया का वह सोपान जिसमें विशिष्ट संप्रयोजन निर्णय श्रृंखला अनुक्रम तथा प्रतिरूप का अनुकरण करती है वह आपका कहलाता है नियोजन, यानी कि प्लानिंग। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इजी है, पर क्या कर दिया है इसकी लैंग्वेज टफ कर दी गई है। तो प्लानिंग के अंतर्गत ही हम प्लान बनाते हैं, हम का कि अपने निर्णय लेते हैं, हम अपना डिसीजन लेते हैं कि हमको कौन सा कार्य किस अवधि में पूरा करना है, कब करना है, क्या क्या हमको टूल्स चाहिए, क्या क्या उसके लिए हमको रिसोर्सेज चाहिए, कौन सी समस्या हम हमारी, कौन सा उसका समाधान हम किस तरह से करेंगे, कौन कौन से हमको क्या चाहिए रिसोर्सेज का हम प्रयोग करेंगे जिससे हमें ज़्यादा अच्छे से अच्छा फीडबैक मिल सके। तो हम किसके अंदर प्लानिंग करते हैं? नियोजन करते हैं हम। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व है, तो मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। मूल्य है, स्तर है, लक्ष्य है, या उपरोक्त सभी है। तो मानव व्यवहार में जो आपका प्रेरणा तत्व है
वो आपका मूल्य भी होता है, लक्ष्य भी होता है, स्तर भी होता है। तो क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? साल के अंत में, साल के शुरुआत में, साल के मध्य में, या ए व बी दोनों में बनाई जाती है? तो जो आपकी संतुलन तालिका होती है वो बनाई जाती है आपके साल के अंत में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपके महीने के अंत में दिया होता तो भी आपका राइट आंसर हो जाता। तो जो आपकी बैलेंस तालिका होती है, यानी कि जो संतुलन तालिका होती है, या तो साल के अंत में बनाई जाती है या आपके महीने के अंत में बनाई जाती है। क्लियर है आपको ये? इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पूरा लेखा जोखा रखते हैं, ठीक है, अपना पूरा विवरण है इसी में देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, शिक्षण संस्थान के प्रबंध में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का चयन। सेकंड ऑप्शन है कार्मिक, बच्चों और वित्तीय संसाधनों का प्रबंध। थर्ड ऑप्शन है आपका स्कूल के भवन का निर्माण। एंड लास्ट ऑप्शन है पैसा कमाना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो शिक्षण संस्थान के प्रबंध में आपका कार्मिक, बच्चों और वित्तीय संसाधनों का प्रबंध ये आपका सम्मिलित हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया है, तो आपको ये बताना है समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है समाजीकरण है, सेकंड है राजनीति है, थर्ड है भाषा है, एंड लास्ट ऑप्शन है परिपक्वता है। तो समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया आपके समाजीकरण है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है, तो नहीं दिया है, ध्यान से देखना कि आपको ये बताना है कि शुद्ध लाभ में कौन सा सम्मिलित नहीं होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका समन्वय का पुरस्कार, सेकंड ऑप्शन है आपका जोखिम वहन का पुरस्कार, थर्ड ऑप्शन है नव प्रवर्तन का पुरस्कार, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका एकाधिकार लाभ। तो आपका समन्वय का पुरस्कार ये आपके शुद्ध लाभ में सम्मिलित होता है, जोखिम वहन का पुरस्कार ए भी आपके शुद्ध लाभ में सम्मिलित होता है, फिर नव प्रवर्तन का पुरस्कार ए भी आपके शुद्ध लाभ में सम्मिलित होता है। क्या नहीं होता है? तो आपका एकाधिकार जो लाभ होता है वो आपका शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं होता। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है, समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल स्टडीज है, या सोशियोलॉजी एंड क्रिटिकल आई है, या प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है, या सोशियोलॉजिकल डिक्शनरी है। तो आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम है आपका प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। पूछा है आपसे क्वेश्चन में, कार्यरत वातावरण में मनुष्य के विभिन्न अवस्थिति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, शारीरिक यांत्रिक कहा जाएगा, या कार्य शरीर वृत्ति कहा जाएगा, या कार्य सरलीकरण कहा जाएगा, या आपका कार्य अर्गोनॉमिक्स कहा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा गया है कार्यरत वातावरण, यानी कि जो काम हम कार्य कर रहे हैं उसका वातावरण मनुष्य की विभिन्न अवस्थिति, यानी कि मनुष्य का क्या, मनुष्य की शारीरिक स्थिति, जिस शारीरिक स्थिति में कार्य कर रहा है उसके अध्ययन को क्या कहेंगे? उसके अध्ययन को हम कहेंगे कार्य अर्गोनोमिक्स। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कार्य अर्गोनोमिक्स में क्या होता है? कार्यरत वातावरण में मनुष्य की विभिन्न अवस्थिति के अध्ययन को ये कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्य अर्गोनोमिक्स कहा जाता है। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन का आंसर? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है, डैश प्रयास वह है जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, मानसिक, पैडल, दृश्य और टॉर्सल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है।
तो इसमें आंसर हमारा क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। क्या किसकी बात की गई है? आंखों की बात की गई है। तो आंखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दृश्य। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। आपसे पूछा हुआ है कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण दीजिए। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन का एक एग्जांपल क्या होगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चौकोर बनाना, सेकंड ऑप्शन है गोल बनाना, थर्ड ऑप्शन है आड़ी रेखा एंड लास्ट ऑप्शन है आपका खड़ी रेखा। तो कार्य सरलीकरण का एक एग्जाम्पल आपका हो जाएगा चौकोर बनाना, यानी कि स्क्वायर बनाना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य को सरल तरीके से करना तथा कम समय में करना, कम ऊर्जा खर्च करना, ये सब क्या कहलाता है? यही आपका कार्य सरलीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे समय प्रबंधन एक यंत्र है। तो समय प्रबंधन किसका एक यंत्र है, आपको ये बताना है। कार्य इकाई का एक यंत्र है, या समय मानक का एक यंत्र है, या कार्य वर्ग का एक यंत्र है, या समय योजना का एक यंत्र है। तो जो समय प्रबंधन यानी कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, ये आपका कार्य वर्ग का क्या होता है? एक यंत्र होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं हम? कार्य को ग्राफ पेपर पर एक वक्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी कि प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पूछा हुआ है परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया है। तो परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया है, आपको ये बताना है। मुंडेल ने दिया है, मल्टीमैन ने दिया है, या गिलबर्ट ने दिया है, या निकोलम डॉर्सी ने दिया है। तो जो आपका गिलबर्ट है ना, तो गिलबर्ट ने दिया था आपका पाथवे चार्ट। क्या दिया था आपका? पाथवे चार्ट दिया था आपके गिलबर्ट ने। और तो परिवर्तन के वर्ग किसने दिया? परिवर्तन के वर्ग के नियम दिए थे आपके मुंडेल ने। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गए। और इन्होंने अपने नियम में 5 नियम बताए थे। वो 5 नियम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि मुंडेल ने अपने परिवर्तन में 5 नियम कौन कौन से बताए। ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। ठीक है, आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा हुआ है आपसे निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार मानवीय संसाधन कौन से हैं। आपको कौन से संसाधन बताने हैं? मानवीय संसाधन कौन से? ऑप्शन दिया हुआ है समय, शक्ति, धन। सेकंड ऑप्शन है कुशलताएं, ज्ञान, शक्ति। थर्ड ऑप्शन है शक्ति, समय, सामुदायिक सुविधाएं एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार जो मानवीय संसाधन है, देखिए संसाधन आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मानवीय संसाधन, दूसरा होता है आपका अमानवीय संसाधन। तो जो आपका मानवीय संसाधन होता है वो क्या होता है? व्यक्ति के अंदर निहित होता है, यानी कि हम इसको ह्यूमन रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं। जो मानवीय संसाधन होते हैं ये व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं, जैसे योग्यताएं हो गई, कौशल हो गई, शक्ति हो गया, ज्ञान हो गया, कुशलताएं हो गई, अभिवृत्ति हो गई, व्यक्ति के इमोशन हो गए। ये किस में आ जाएंगे? ये आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस में, यानी कि मानवीय संसाधन में। और जो आपका अमानवीय संसाधन होता है इसमें आपकी भौतिक वस्तुएं आ जाती हैं, इसलिए इसको अमानवीय संसाधन को हम भौतिक संसाधन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है आपका? इसमें आ जाता है जिन चीजों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये हमारे बाहर उपस्थित होती है। जैसे आपका टाइम हो गया, धन हो गया, कोई वस्तु हो गया, पैसा हो गया, ये सब किस में आएगा? ये सब आपका आ जाएगा अमानवीय संसाधन में, यानी कि नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस में। क्लियर है आपको? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है निकेल एवं डॉर्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है, तो समय आपका कौन सा हो गया? शक्ति हो गया, धन हो गया। तो समय, शक्ति हो गया आपका मानवीय संसाधन, पर समय हमारा किस में आ गया? समय और धन आ गया हमारा अमानवीय संसाधन में। तो ये भी हमारा राइट आंसर क्या होगा? नहीं होगा। इसी में सेकंड है हमारा कुशलताएं, ज्ञान और शक्ति। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुशलताएं, ज्ञान और शक्ति ये व्यक्ति के अंदर ही निहित होते हैं। तो ये कैसा संसाधन है? ये है मानवीय संसाधन। हम अपने थर्ड ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इसमें शक्ति, समय और सामुदायिक सुविधाएं दी हुई हैं। जो आपका समय और सामुदायिक सुविधाएं हैं ये आपका क्या हो जाता है? नॉन ह्यूमन रिसोर्स हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुशलताएं, ज्ञान, शक्ति।
तो आज की क्लास हमारी यही एंड होती है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए या नहीं आए। और ये क्वेश्चन आपके PYQ है तो एग्जाम में आपके डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और डेली क्लास को आप लोग अटेंड किया कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।